सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट सी एस एस टुडे। सी एस एस होता क्या है? सी एस एस का मतलब होता है कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स। एक्चुअली ये फुल फॉर्म होती है उसकी। अब कैस्केडिंग स्टाइल शीट का यूज़ क्यों होता है? मैंने आपको बताया था कि कभी भी आप वेबसाइट डिज़ाइन करते हो तो आपके पास तीन चीज़ें होती हैं। पहले तो उसकी स्ट्रक्चर, स्केलेटन, देन उसकी स्टाइलिंग, वो कैसा दिखेगा लोगों को, देन उसका बिहेवियर, वो लोगों के साथ इंटरेक्ट कैसे करेगा। तो सबसे पहले हमने एच टी एम एल पढ़ लिया। एच टी एम एल में क्या होता है, अभी हम लोगों ने इतना सारा कोड भी कर रखा है। अब हम क्या करने वाले हैं, हम इस एच टी एम एल को बेसिकली डिज़ाइन देंगे। ठीक है। अब डिज़ाइन कैसे देंगे? डिज़ाइन इस तरह से देंगे हम लोग कि वो थोड़ा सा अट्रैक्टिव दिखे, थोड़ा सा लगे कि हाँ ये अच्छा है, अच्छा दिख रहा है। तो हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे सी एस एस के, क्योंकि 2025 में आप मेरी एक बात समझो कि आप ए आई से बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो, जिसमें सबसे बड़ा रिप्लेसमेंट आया है वो है सी एस एस के लिए। तो अब सी एस एस से बहुत ज़्यादा फ़ैमिलियर हो जाओ, इसलिए ये वीडियो है। ठीक है। आप एआई से इसको अचीव कर सकते हो बहुत ईज़िली, कोई बड़ी चीज़ नहीं होती है। बट वही है कि कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपको समझने चाहिए, जहाँ पे इफ़ एआई फेल्स टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम, आप खुद से सॉल्व कर सको उस चीज़ को। ये रही पहली चीज़। और दूसरी बात ये कि ये जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स मैं आपको बताने वाला हूँ, ये आपके जो यूआई रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स होते हैं ना, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं आज की डेट में सीखना, क्योंकि यू आर नॉट इन टू 2021, 2020 या 2018, जहाँ पे आपको सी एस एस में बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसके बाद हम लोग एक फ्रेमवर्क भी और पढ़ेंगे, टेलविंड। और उसके बाद उसको ए आई से कैसे अचीव करना है वो भी हम पढ़ेंगे। ठीक है। लेकिन उससे पहले हम बहुत सारी प्रैक्टिस करेंगे theziv.com पे। सो लेट्स स्टार्ट विथ सी एस एस। तो हमें सबसे पहले ये समझने की ज़रूरत है कि हम सी एस एस को सबसे पहले अचीव कैसे करेंगे। देखो, सी एस एस तीन तरह से लिखी जा सकती है: इंटरनल सी एस एस, एक्सटर्नल सी एस एस और इनलाइन सी एस एस। जैसा नाम से समझ में आ रहा है, इंटरनल का मतलब होता है कि जिस फाइल में आपने एच टी एम एल का कोड लिखा, उसी फाइल में आप सी एस एस का कोड लिख दोगे। ठीक है। सबसे अच्छा तरीका मुझे लगता है पर्सनल ओपिनियन में, क्योंकि अलग फाइल बना के फिर मैं उस चीज़ में बार बार स्विच करूँ, तो इतनी बड़ी एप्लीकेशन भी होनी चाहिए। सो एक चीज़, एक लिमिटेशन है, वो मैं आपको बताऊंगा ज़रूर। बट अभी के लिए आप समझो कि इंटरनल क्या होता है। जिस फाइल में आपने एच टी एम एल लिखा, वही उसी फाइल में सी एस एस लिख दी। जिस फाइल में आपने एच टी एम एल लिखा, उसमें सी एस एस ना लिख के किसी और फाइल में सी एस एस की एक अलग फाइल बनाई, उसमें सी एस एस लिखी, तो दैट इज एक्सटर्नल सी एस एस। और जिस कोड में, ठीक है, जिस कोड में और जिस लाइन में आप कोड लिख रहे हो, उसी लाइन में अगर आपने सी एस एस लिख दी, तो दैट इज इन लाइन सी एस एस। सबसे पहले हम इन लाइन सी एस एस ही देखेंगे। देखो, सबसे पहले हमारे पास क्या है, हमारे पास ये हेडिंग है। ठीक है। H1 करके हमारे पास एक बेसिक हेडिंग है। तो सबसे पहले बाकी की हेडिंग्स को हम हटा देते हैं। आपको पता है क्या होता है। इनलाइन सीएसएस लिखने के लिए आपको क्या करना है कि किसी भी टैग का एट्रीब्यूट होता है स्टाइल। एट्रीब्यूट मैंने आपको बताया था परसों क्या होता है, तो सॉरी कल। तो इसका एट्रीब्यूट होता है स्टाइल। तो हम लोग इसी एट्रीब्यूट को थोड़ा सा चेंज करेंगे। ठीक है। अब चेंज कैसे करेंगे? सबसे पहले जो हमारे पास ये स्टाइल आपको दिख रहा है, अब आपको करना क्या है कि इसमें वो कलर्स या फिर वो सारी चीज़ें देनी है जिससे आपका ये पर्टिकुलर वर्ड थोड़ा अट्रैक्टिव दिखे। अब वो कैसे होगा? वो होगा सी एस एस प्रॉपर्टीज से और सी एस एस वैल्यू से। सी एस एस प्रॉपर्टीज क्या होती है? देखो, वो प्रॉपर्टीज जिससे आप किसी एच टी एम एल टैग के अंदर की चीज का अपेयरेंस चेंज कर सकते हो, दैट इज सी एस एस प्रॉपर्टीज। एंड आफ्टर दैट, इफ if you can change that value of that property, that is value of css। सिंपल है, मैं एग्जांपल दिखाता हूँ। जैसे अगर मुझे इसका कलर चेंज करना है, तो प्रॉपर्टी होगी कलर, सिंपल। और इसको मैं वैल्यू देना चाहूंगा। अभी वैल्यू मान लो मैंने दे दिया रेड। ठीक है। तो आई हैव कलर इज द प्रॉपर्टी ऑफ दैट पर्टिकुलर सी एस एस थिंग, एंड रेड इज द वैल्यू। सिंपल, दो चीजें हुई। अब आपको दिख रहा होगा कि जो वहां पे वर्ड लिखा हुआ है, जो हेडिंग है, उसका कलर चेंज हो चुका है। ठीक है। और भी चीज़ें हैं, जैसे अगर हम लोग चाहें तो मल्टीपल प्रॉपर्टीज दे सकते हैं यहीं पे। जैसे फॉन्ट साइज भी दे सकते हो आप लोग। ठीक है। फॉन्ट फैमिली दे सकते हो, फॉन्ट वेट दे सकते हो, फॉन्ट स्टाइल दे सकते हो, सब कुछ दे सकते हो। ठीक है। अब यहाँ पे फॉन्ट स्टाइल अगर मैं दे दूँ, तो यहाँ पे मेरे पास कितनी सारी स्टाइल हैं जो सजेशन में आ रही है: इटैलिक, नॉर्मल, ऑब्लिक एंड ऑल। मैं अगर इसको इटैलिक करना चाहूँ, तो यू कैन सी वो पर्टिकुलर हेडिंग कैसी हो गई, इटैलिक हो गई। ओके। सो अब क्या होगा? अब वी हैव अनदर थिंग, जहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं कि हम लोग इस पर्टिकुलर चीज़ को थोड़ा सा और अच्छा करने वाले हैं। क्योंकि आप देखो, इनलाइन सीएसएस जो मैंने लिखी है वो अच्छी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। लेकिन मैं अगर इसको लिखता जाऊँ, तो ये एचटीएमएल का कोड बहुत बड़ा हो जाएगा।
ठीक है, एक पर्टिकुलर लाइन इतनी बड़ी हो जाएगी। तो एक काम कर सकते हैं हम लोग, बहुत ईजी है। क्या काम कर सकते हैं हम लोग इसको यहाँ से हटा देते हैं। ठीक है, अ, ठीक है, सब हटा दिया हमने। अब ये जो क्लास है, इस क्लास को भी थोड़ा सा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हटा ही देते हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम लोग ये समझेंगे कि हम अभी तक जो लिख रहे थे वो इनलाइन सीएसएस थी। ठीक है, और वो इनलाइन सीएसएस आप किसी में भी लिख सकते हो, किसी भी टैग में। आओ इसको डिव टैग में करके देखते हैं। हमारे पास एक डिव टैग भी है, हमने जिसको एक स्टाइल दे रखा है पहले से, आप देखो। ठीक है, ये इनलाइन सीएसएस है। अगर मैं चाहूँ तो इसमें और भी चीज़ें दे सकता हूँ। तो अभी मैं क्या करूँगा, मैं इस पर्टिकुलर तरीके से हट के थोड़ा सा चेंज करूँगा। मैं क्या करूँगा कि मैं एक इंटरनल सीएसएस कोड लिखूँगा। अब वो कैसे लिखा जाता है? इंटरनल सीएसएस कोड आप हमेशा हेड में लिखोगे। पूछो क्यों? हेड में क्यों लिखा जाता है? आप कभी भी देखना, अगर स्क्रिप्ट लिखोगे, आप जावास्क्रिप्ट का कोड लिखोगे, तो वो आप बॉडी में लिख सकते हो, नीचे कहीं भी लिख सकते हो। बट जो सीएसएस वाली चीज़ होती है वो हमेशा हेड में होती है। वो इसलिए होती है क्योंकि जब भी आपका पेज लोड होगा, जब आप इसको पब्लिक करोगे, लोड होगा, तो ऐसा ना हो कि पब्लिक को आपका जो पेज है वो बिना सीएसएस के दिख जाए। ठीक है, तो जो सीएसएस है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है, जो उसकी स्टाइलिंग वो काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है, तो वो वहाँ पे पहले लोड हो जाए, सो दैट द पेज शुड लुक इन स्टाइल, जैसा आप दिखाना चाहते हो वैसा। ठीक है, और कई बार ऐसा भी होता है कि सीएसएस तब भी नहीं लोड होती है, तो आपको कभी कभी वो सिर्फ एचटीएमएल का कोड दिख जाता होगा। बट प्रैक्टिस ये है, या फिर ये कह लो, ये एक रूल है, अनसेड रूल, कि आप इसको सिर्फ हेड में करो। ठीक है, देखो कैसे। हेड में करोगे तो आपके पास बहुत सारी चीज़ें जो आप कर सकते हो। लाइकवाइज अगर यहाँ पे देखो, आपने टाइटल नहीं दे रखा है, इस टाइटल के बीच में आप अपने पेज का टाइटल दे सकते हो, दिस इज माई फर्स्ट वेबसाइट। इज दैट ओके? ठीक है, अब देखो यहाँ पे टाइटल चेंज हो चुका है यहाँ पे। सिंपल। अब अगर हेड में मुझको इंटरनल सीएसएस लिखनी है तो मैं क्या करूँगा, मैं करूँगा एक टैग का यूज़ जिसका नाम है स्टाइल टैग। सॉरी, और ये जो स्टाइल टैग है, दिस इज नॉट सेल्फ क्लोजिंग टैग, तो आपको इसको बंद भी करना पड़ेगा। ठीक है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, आपने नीचे जो स्टाइल का यूज किया दैट इज एट्रीब्यूट, और ये पूरा टैग है। ठीक है, ये डिफरेंस है। ठीक है, अब क्या करोगे आप, अब आप इसमें स्टाइल देना स्टार्ट करोगे। अब स्टाइल दे किस किस चीज को सकते हो? आप स्टाइल दे सकते हो इधर द टैग और इट्स एट्रीब्यूट। सिंपल। अब इस बात को समझो, इधर द टैग का क्या मतलब है, नीचे देखो हमारे पास कितने टैग हैं। h1 एक टैग है, p एक टैग है, देन वी हैव div एक टैग है। ठीक, मैं इसको तो डायरेक्ट एक तरह से वो दे सकता हूँ, डिज़ाइन दे सकता हूँ। बट व्हाट इफ मुझे एक पर्टिकुलर टैग को देना है, या फिर एक सिमिलर दिखने वाले टैग को अलग अलग डिज़ाइन देना है, तो मैं वहाँ एट्रीब्यूट का यूज़ करूँगा। अभी मैं टैग का यूज़ करके दिखाता हूँ आपको। तो टैग का यूज़ करने के लिए सिंपल, आपको जिस भी टैग को डिज़ाइन करना है आप वहाँ नाम लिख दो। फॉर सपोज मैं यहाँ पे इस h1 को डिज़ाइन करना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे h1 एंड देन आई हैव दिस। ओके, मैं यहाँ क्या करूँगा, कलर। ठीक है, अब इसमें कलर देना चाहूँगा दैट इज़ ब्लू। और कुछ तो गलती हुई है, सो दैट क्या ही दिक्कत हो रही है भाई। एवरीथिंग इज फाइन, हाँ, सब कुछ सही चल रहा है अभी के लिए। हो जाता है कभी कभी। तो अब हुआ क्या कि यहाँ पे मैंने स्टाइल टैग के अंदर h1 को डिज़ाइन कर दिया। अब मैं जितने भी h1 लिखूंगा, जितने भी h1 लिखूंगा, उसमें यही डिज़ाइन चलेगी हमेशा। ठीक है, और भी करना चाहे तो जो मैंने नीचे किया था वो यहाँ कर सकता हूँ मैं। देखो, फॉन्ट स्टाइल चेंज कर दूँ, इटैलिक किया था, कर दिया इटैलिक। बोल्ड करना चाहूँ तो मैं फॉन्ट वेट चेंज करूँगा। ठीक है, मैं इसको चाहूँ तो थोड़ा सा चेंज कर सकता हूँ। 400 बोल्ड की जगह अलग ही हो गया, तो आई कैन गो फॉर 800 इफ इट इज़ ओके। मुझे लग रहा है पहले से 800 पे है। तो इसको पतला कर सकते हैं हम लोग, मोटा कर सकते हैं, मतलब फॉन्ट के थोड़े से वेट को। बाकी यही है। सो वट एवर आई कैन डू हेयर। ठीक है, अब मैं इसको स्टाइल दे सकता हूँ, और ये जो स्टाइल है इसमें ये समझो कि ये प्रॉपर्टी है और ये उसकी वैल्यू है, ये इसकी वैल्यू है। सिंपल है। आप हमेशा यही करोगे, सीएसएस में आप प्रॉपर्टी दोगे, उस प्रॉपर्टी की कुछ वैल्यू दे दोगे, और हर टैग की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं जिसमें आपको वैल्यू देनी है। इज दैट ओके? सिंपल है, सब कुछ बहुत इजी है, इसमें तो कुछ भी ऐसा सोचने वाली चीज़ नहीं है।
देन मैं आपको बता रहा था कि अब मैं जितने भी H1 लिखूंगा वहां पे मेरे पास सिमिलर डिजाइन ही आएगा। जैसे अगर मैं यहाँ पे लिखूं, ठीक है, मैंने इंडी लर्न लिख दिया, तो देखो मेरे पास सिमिलर डिजाइन आया है, कुछ भी चेंज नहीं है। अब अगर मैं चाहूँ कि इसे चेंज कर सकता हूँ, ये करना चाहूँ, तो मैं करूँगा कैसे? मैं क्या करूँगा, मैं इनमें से किसी भी एक हेडिंग को उठाऊँगा और उसका कोई एक एट्रीब्यूट चेंज कर दूँगा। अब एक एट्रीब्यूट में कौन-कौन से एट्रीब्यूट्स यूज़ कर सकता हूँ? 2 एट्रीब्यूट्स को मैं मेजरली यूज़ कर सकता हूँ। एक होता है क्लास, ठीक है? एंड सेकंड इज़ आईडी। अब क्लास और आईडी में डिफरेंस समझ लो। क्लास आप मल्टीपल टैग्स को दे सकते हो, ठीक है? जैसे मैं चाहूँ तो दोनों H1 को सेम क्लास दे दूँ। जैसे मैं यहाँ चाहूँ तो क्लास सॉरी, मैंने इसको क्लास दे दी, मान लो हेडिंग, ठीक है, हेडिंग नाम से एक क्लास दे दी इसको। अब मैं चाहूं तो यहां पर भी सिमिलर क्लास दे सकता हूं, ठीक है, दे दी दोनों को सिमिलर क्लास हेडिंग। और अगर मैं चाहूं तो यही क्लास मैं किसी और टैग को दे सकता हूं, मैं पैराग्राफ को भी सेम क्लास दे सकता हूं, ठीक है। अब होगा क्या, अब होगा इससे ये कि जो डिज़ाइन मैं इस क्लास पे फिक्स करूँगा, ठीक है, जो स्टाइल मैं इस क्लास में करूँगा हेडिंग नाम की क्लास पे, वो इसमें भी अप्लाई होगी, H1 दूसरे वाले पे भी अप्लाई होगी और इस P पे भी अप्लाई हो जाएगी। देखो कैसे सिंपल है। अब मैंने यहाँ H1 लिखा था, मैं इसको हटा देता हूँ और किसी भी क्लास को डोनेट करना है, तो क्या करना, डिनोट करना है, सॉरी, किसी भी क्लास को डिनोट करना है तो आपको करना क्या पड़ेगा, डॉट हेडिंग, उस क्लास का नाम। मैंने सिंपल यही तो कहा कि अगर आपको नॉर्मल टैग रखना है तो नॉर्मल टैग के लिए आपको उस टैग का नाम लिखना है, टैग लिख दिया। अब आपको क्लास लिखनी है तो आप क्या करोगे, डॉट हेडिंग, सिंपल, ठीक है, चेंज हो गया। अब देखो जो पैराग्राफ मैंने लिखा था वो भी उसी डिज़ाइन में है और जो हेडिंग्स मैंने लिखी थी वो भी उसी डिज़ाइन में है ना। और अगर अब मैं चाहूँ कि मैं सिर्फ उन हेडिंग्स को चेंज करूँ, जैसे मान लो मैं चाहता हूँ कि H1 वाले टैग जिसमें मैंने ये हेडिंग क्लास दे रखी है बस वही चेंज हो, ये पैराग्राफ वाला चेंज ना हो, तो मैं क्या करूँगा, मैं बता दूंगा कि भाई चलो इस क्लास को तो तुम्हें डिज़ाइन करना है, हेडिंग के क्लास को तो डिज़ाइन करना है, बट ये क्लास जिस भी हेडिंग में है बस उनको डिज़ाइन करना है, यानी जिस भी H1 टैग में है बस उनको डिज़ाइन करना है, किसी और को डिज़ाइन नहीं करना। क्या हुआ, मैंने पहले बताया कि मेरे को टैग कौन कौन से टैग डिज़ाइन करने हैं जिसमें ये क्लास हो, ठीक, बस। अगर मैं ये H1 हटा दूँ तो क्या होगा, जहाँ भी ये क्लास मिलेगा ये वाला डिज़ाइन उसमें लग जाएगा, ठीक है। और अगर मैं चाहूँ कि मैं एक और H1 बनाऊँ, ठीक है, मान लो, ठीक है, इंडी बस बना दिया। अब तुम देखो इंडी बस पे वो डिज़ाइन नहीं लगा, लेकिन है तो ये भी H1। तो मैंने क्या बताया, मैंने बताया कि H1 टैग जिसमें क्लास हेडिंग हो उसी में ये वाली डिज़ाइन लगाओ, ठीक। ऐसे ही काम करता है क्लास, ठीक। अब मैं इस क्लास को हटा देता हूँ फटाफट, सॉरी टैग को हटा देता हूँ और इस वाले हेडिंग को हटा देता हूँ जल्दी से। तो सिंपल है, बहुत सिंपल है, क्लास कैसे काम करता है, ये वाला एट्रीब्यूट कैसे काम करता है, आप ये समझ गए। नेक्स्ट एट्रीब्यूट व्हाट वी हैव इज वी हैव आईडी। आईडी में क्या होगा, देखो आईडी में हमेशा याद रखो कि आईडी सबकी अलग अलग होती है, ठीक है। यू आर आइडेंटिकल, आई एम आइडेंटिकल, तो यहाँ पे क्या होगा कि अलग अलग तरह की आईडी आपको सब टैग में देनी पड़ेगी। जैसे कि अगर मैं चाहूँ कि मैं इस क्लास को क्लास ना रख के आईडी रख दूँ, सॉरी आईडी रख दूँ, ठीक है, मैं कर सकता हूँ, एक को मैंने हेडिंग दिया कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर मैं क्या इसको भी आईडी रख सकता हूँ, रख सकता हूँ, तो देखो डिज़ाइन कर सकते हैं, डिज़ाइन करने में डॉट की जगह आईडी यूज़ कर रहे हो तो यहाँ पे आपको हैश लगाना पड़ेगा, सिंपल, ठीक है। अब मैंने दोनों को सेम आईडी दे दी, तो अब क्या होगा, ये जो दोनों चीज़ें हैं ये आइडेंटिकल ट्रीट हो रही है, ठीक है, आपको अलग अलग ट्रीट नहीं कर पाओगे। इसीलिए कभी भी आईडी दो टैग्स को सेम मत देना, ठीक है। होगा क्या कि ऊपर वाली आईडी तो सही से ट्रीट होगी, हमेशा सही से ट्रीट होगी, लेकिन नीचे वाले में हमेशा कुछ ना कुछ मल फंक्शन बना रहेगा। तो हमेशा याद रखो कि अगर आपने दो चीज़ों को सेम आईडी दे रखी है और कोई एरर आ रही है तो आपको ये चेक करना पड़ेगा कि मैंने कहीं दोनों चीज़ों को आईडी तो नहीं दे दी। आइडेंटिकल ट्रीट होंगे, ये सही बात है, दोनों पे सेम डिज़ाइन लगेगा, सही बात है, बट अगर आप चेंज करना चाहोगे या फिर कुछ ऐसा बिहेवियर दोगे जहाँ पे चेंज होगा
तो वो चीज़ दूसरे पे रिफ्लेक्ट नहीं होगी, सिर्फ पहले पे रिफ्लेक्ट होगी हमेशा। पहले पे कौन? जो लाइन में ऊपर आ रही होगी इस पे। अभी तो मैंने सिर्फ कलर चेंज किया है, सिर्फ फॉन्ट डिज़ाइन चेंज किया है, तो वो कोई दिक्कत नहीं है, आइडेंटिकल ट्रीट हो रहा है। बट इफ़ आई चेंज समथिंग लाइक, यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैंने H1 की जगह पैराग्राफ बना दिया, या फिर कुछ और बनाना चाहूँ, या फिर कोई बिहेवियर देना चाहूँ जिसमें मुझे दूसरा वाला चेंज करना है, तो वो आइडेंटिकल ट्रीट होंगे, मतलब दोनों चीज़ों पे होंगी। और हमेशा ये चांसेस होंगे कि जो लाइन में ऊपर होगा उनमें ज़्यादा अच्छे से होंगी, नीचे वाले में नहीं होंगी। ठीक है? तो ये चांसेस हटाने के लिए हम लोग आईडी को हमेशा अलग अलग देते हैं, वेदर हम लोग सेम टैग में यूज़ कर रहे हो या अलग अलग टैग हो। ठीक है? तो ये चीज़ याद रखना हमेशा। तो हम लोग किसी भी चीज़ को स्टाइल देने के लिए क्या क्या यूज़ करते हैं? उस टैग का नाम, क्लास या आईडी। चीज़ बहुत अच्छे से क्लियर हो गई आप लोगों को। आगे बढ़ते हैं, तो इसको हटा देते हैं फटाफट ताकि कंफ्यूजन ना हो। हटा। ठीक है? सो अब क्या करें? अब थोड़ा सा मैं आपको समझाता हूँ कि कैसे चीज़ों को डिज़ाइन करते हैं अलग अलग तरह से। ठीक है? कुछ ऐसे डिज़ाइनिंग टेम्पलेट्स हैं जो हम लोग समझेंगे अब धीरे धीरे करके। देखो, यहाँ पे अलग अलग टैग्स हमने यूज़ कर रखे हैं। ठीक है? पी टैग हो गया, देन ऑल दिस टैग, अलग अलग। सिंपल है ना? अब देखो क्या हो रहा है यहाँ पे, कि भाई मैं अगर चाहूँ तो मैंने यहाँ क्लास लिख रखी है, दोनों को हेडिंग दे रखी है, तो हटा ही देता हूँ इसको, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है? अगर मैं चाहूँ तो मैं इस डिव को क्या बाकी चीज़ों से अलग डिज़ाइन कर सकता हूँ। बहुत ईजी, अलग डिज़ाइन से अलग तरह से डिज़ाइन करूँगा। कैसे करूँगा? ये जो डिव है इसमें मैं कोई क्लास दे दूंगा। ठीक है? अब मैं क्लास को डिज़ाइन करूँगा और इसके अंदर आने वाली सारी चीज़ विल बिहेव लाइक दैट ओनली। अब यहाँ पे मेरे को जो सजेशन दिख रहा है दैट इज इनलाइन सीएसएस, पर अब वो हम तो कर नहीं रहे। अब हमें एक और चीज़ सीखनी है, दैट इज एक्सटर्नल सीएसएस। एक्सटर्नल सीएसएस क्या चीज़ होती है? एक्सटर्नल सीएसएस कुछ भी नहीं होता है, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। आप क्या करते हो कि इसी फाइल में सारा डिज़ाइन करने के बजाय आप एक नई सीएसएस की फाइल बनाते हो। कैसे? फर्स्ट डॉट सीएसएस। इज इट सिंपल? वेरी सिंपल। कर दिया। अब यहाँ पर वापस आओ। वापस आने के बाद आप क्या करोगे? HTML की फाइल में, क्योंकि आप CSS की फाइल आपने अलग बना दी है तो उसको यहाँ तो लाओगे ना। तो ऐसा तो होगा नहीं कि वो फाइल आपने बना दी अपने पीसी में कहीं भी और यहाँ पे वो मस्त चल रही है। ऐसा नहीं होना है, आपको कनेक्ट करना पड़ेगा। कनेक्ट कैसे करना है? कनेक्ट आपको करना है सिंपल लिंक टैग का यूज़ करके। कैसे? देखो, मैं तुम्हें समझाता हूँ। ये स्टाइल वाला टैग हटा देंगे, हम लोगों ने स्टाइल टैग पूरी तरह से समझ लिया है क्या चीज़ होती है, या फिर से रहने देते हैं, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। हम लोग लिंक बना लेते हैं। ठीक है? अब लिंक में बहुत सारी चीज़ें आ गई। आपको क्या करना है? लिंक, फिर रिलेशन क्या है? दैट इज स्टाइल शीट। और आपको ला एच आर ई एफ क्या होता है? हमेशा याद रखना, एच आर ई एफ का मतलब होता है सोर्स, कहाँ से आप उस फाइल को लाना चाहते हो। तो जो मेरी फाइल है वो यहीं पे रखी हुई है बगल में, तो मुझे कुछ करने की दिक्कत नहीं है। सिंपल चीज़ है, मैं डॉट फर्स्ट डॉट सी एस एस सजेशन में ही आ गया। ठीक है? ये डॉट और स्लैश कैसे काम करता है? पेशेंस बना के रखो, मैं बताऊंगा आपको जब हम गिट बैच पढ़ेंगे। ठीक है? मैं वहाँ प्रॉपर आपको बताऊंगा कि टर्मिनल से फाइल को हैंडल कैसे करते हैं। ठीक है? ओके, हो गई सारी चीज़। अब हम क्या करेंगे? हम देखेंगे जो भी हम काम कर रहे थे, इसको हटाएंगे पहले, कंफ्यूजन बनी ही जाएगी। अब जो हम काम कर रहे थे अभी तक, अब वो हम काम कैसे करेंगे? हम वो काम करेंगे इस फाइल में आके, ठीक है? अब मैं चाहता हूँ कि जो मेरा P है उसको मैं कुछ अलग अलग तरह से डिजाइन करूँ। तो इसमें करना क्या? कुछ ही नहीं करना है। इस फाइल में आपको सिंपल आना है, स्टार्ट योर CSS लिखना, सिंपल। ठीक है? कैसे लिखोगे? जो भी आपको सजेशन आ रहा है आपने कर दिया, मुझे जो सजेशन आया मैंने कर दिया। इसमें हुआ क्या? मैंने कलर दे दिया उसको ग्रीन। फिर मुझे सजेशन आ रहा है फॉन्ट साइज का। फॉन्ट साइज क्या होता है? फॉन्ट और टेक्स्ट में अंतर समझ लो क्या होता है। फॉन्ट का मतलब होता है आपका जो लिखा हुआ जो भी आर्टिकल है उसके अंदर लिखा हुआ जो वर्ड्स हैं, जो लेटर्स हैं, उनका स्टाइल क्या होगा, वो दिखेंगे कैसे। ठीक है? और जो टेक्स्ट होता है, टेक्स्ट का मतलब होता है कि उस पूरे वर्ड का या पैराग्राफ का जो ग्रुप होता है उसको टेक्स्ट की तरह ट्रीट करोगे आप। ठीक है? बेसिकली तो सारी चीज़ें एक ही होती हैं, बट जब आप बात करते हो किसी डिव के अंदर, डिव के बाहर, तो फिर बातें चेंज होनी स्टार्ट होती है। ठीक है? अभी के लिए आप इतना समझो कि जो फॉन्ट है उसमें आप स्टाइल वगैरह, डिज़ाइन वगैरह देते हो, टेक्स्ट में एक पूरे ग्रुप को ट्रीट करते हो। ठीक है? अब देखो, मैंने एक और टैब दबाया तो मेरे पास फिर से स्टाइल चेंज हुआ। अब मैं कुछ और चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि फॉन्ट का
फैमिली भी दूसरी दे सकता हूँ मैं, बहुत सारे ऑप्शन है मेरे पास। कैसे लगेगी? अच्छी लग रही है, ठीक है। तो अब फॉन्ट फैमिली का मतलब क्या होता है? फॉन्ट फैमिली का मतलब बेसिकली यही होता है कि आप जब वर्ड्स चला देते तो आपने वहाँ पे कैलिबरी और ये सब यूज़ कर रखा होगा ना, फॉन्ट का डिज़ाइन चेंज करने के लिए। तो यहाँ पे फैमिली होती है कि हर फॉन्ट की एक फैमिली होगी, उसपे पर्टिकुलर डिज़ाइन लैंग्वेज फॉलो होगी। तो ये एक डिज़ाइन लैंग्वेज है। अब मैं चाहता हूँ कि मेरा जो फॉन्ट है उसका स्टाइल हो जाए, शुड बी इटैलिक, सिंपल, ठीक है। पूरा इटैलिक हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। तो जो सीएसएस आप अभी तक समझ रहे हो, ये सीएसएस क्या है, इसमें आप क्या क्या चीज़ें कर सकते हो, इसमें आप बहुत कुछ कर सकते हो, बहुत कुछ। जैसे अभी तक आपने पैराग्राफ को डिज़ाइन किया, आपने हेडिंग को डिज़ाइन किया, ठीक है। अब हम थोड़ा सा समझते हैं कि और हम किस चीज़ को डिज़ाइन करें। हम करेंगे डिज़ाइन अब डिव को। जो डिव हमारे पहले से डिज़ाइन थी ना, दिस इज डिव एंड ऑल। देखो, मैंने पैराग्राफ को डिज़ाइन किया तो यहाँ पे जो पैराग्राफ मैंने अलग लिखा था वो भी डिज़ाइन हो गया, सिंपल, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम क्या करेंगे, हम चेंज करेंगे डिव को। डिव उठाया, ठीक है, इसमें सब कुछ लिख के आ रहा है, बॉर्डर ये वो, लेकिन हम अभी नहीं करेंगे। मैं आपको थोड़ा सा समझाना चाहता हूँ कि हाउ डू वी डिजाइन डिव। अब बीजी कलर देना चाहता हूँ, तो बैकग्राउंड कलर अगर मैं 000 तो ब्लैक हो जाएगा पूरा। इसको हम कलर देते हैं। अच्छा हाँ, कलर के लिए आपको कुछ यूज करना है, अगर कलर डिजाइन चाहिए तो आपको आना है यहाँ पे अपने क्रोम पे फटाफट, एंड देन यू कैन गो ऑन कलर हंट, ठीक है। आपके पास कलर हंट नाम से ही वेबसाइट है, इस पे आपको बहुत सारे कलर मिलेंगे। कोई नहीं, हमें ये वाला यूज करना है, तो आई जस्ट कॉपीड दिस एंड आई दिस, आई विल पेस्ट इट हेयर। और ये होते हैं हैश कोड्स। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, हैश कोड्स शॉर्ट, अब शॉर्ट में बोल सकते हो या फिर नॉर्मल जार्गन में बोला जाता है, बट हैश कोड इज नॉट अ रियल वर्ड, इट इज हेक्सा कोड एक्चुअली। तो चलो छोड़ते हैं ये सब, ये अभी हमारे डिस्कशन का पॉइंट नहीं है। तो देखो, यहाँ पे क्या किया मैंने, डिफ में बैकग्राउंड कलर लगा दिया। अब मैं जितने भी डिव यूज कर रहा हूँ, एक ही डिव यूज कर रहा हूँ वैसे तो, सब में ये बैकग्राउंड कलर लग जाएगा, ठीक है। अब मैं चाहूँ इसमें टेक्स्ट को थोड़ा सा चेंज करना चाहूँ तो व्हाट विल हैपन, टेक्स्ट अलाइन डेकोरेशन फॉन्ट, फॉन्ट चेंज के लिए मैं क्या चेंज करूँ, स्टाइल चेंज कर सकता हूँ, लेकिन स्टाइल तो वैसे ही नॉर्मल है। एक काम करता हूँ, मैं कलर ही चेंज कर देता हूँ, ठीक है। कलर में रख देता हूँ ब्राउन, सिंपल। तो देखो, हुआ क्या कि जब हम लोगों ने कलर चेंज किया यहाँ पे डिव का, तो जो मेन कलर है वो सिर्फ यही चेंज हुआ, सिर्फ ये, ठीक है। ये चेंज क्यों नहीं हुआ? क्योंकि ये अभी भी पी टैग के अंदर है, ठीक है। डिव टैग के अंदर तो जो पावर में था उसने चेंज कर लिया, लेकिन इसके अंदर भी पी टैग है, और पी टैग को हमने क्या डिजाइन दे रखा है कि वो ग्रीन ही रहे, यहाँ दे रखा है ना, बस। तो ये फॉलो किसको करेगा, टैग वाइज मैकेनिज्म को। मैंने कहा ना, डिब्बा होता है, डिब्बे के अंदर, अब डिव तो एक बड़ा डिब्बा था, उसके अंदर एक पी नाम का डिब्बा था। तो पी नाम के डिब्बे को जो डिजाइन दे रखा होगा, उसके अंदर वाली चीज उसको फॉलो करेंगी, और जो डिव नाम का डिब्बा है उसके अंदर वाली चीज उसको फॉलो करेंगी, बेसिकली, ठीक है। तो इस तरह की हायरार्की चलती है। आपको समझ में आ गया बेसिक में क्या कहना चाहता हूँ? तो अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अब हमारे पास कोड है, सब कुछ है। अब हम लोग देखेंगे कि जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसके लिए मैंने ये पूरी क्लास की है, वो क्या है। देखो, दो ही चीज़ हैं जो सीएसएस में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती हैं। दैट इज, आपका जो डिस्प्ले है वो कैसा होगा। डिस्प्ले को हैंडल करना आ गया ना आपको, आप सब कुछ हैंडल कर सकते हो। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे फ्लेक्स बॉक्स की। फ्लेक्स बॉक्स क्या होता है? देखो, सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम एक फ्लेक्स बॉक्स बनाने से पहले कुछ डिव बनाते हैं, ठीक है। इसको भूल जाओ, आई फ्रेम वाली चीज़ को, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, एक डिव बनाते हैं, div डिव, उसके अंदर तीन और डिव बनाते हैं, ठीक है। ठीक। अब बेसिकली मैं करना क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि ये जो डिव है ये स्क्रीन के हिसाब से चले, रिस्पॉन्सिव हो। रिस्पॉन्सिव का मतलब होता है कि आपकी जो कंटेंट है ना आपके वेबसाइट का, वो स्क्रीन के साइज के हिसाब से चेंज हो जाए, ठीक।
तो ये रिस्पॉन्सिव भी हो, और मैं चाहता हूँ कि ये मैं जैसा दिखाना चाहता हूँ वैसा दिखे, मतलब एक रो में दिखे। बेसिकली मैं 3 कार्ड बना के उनको रो में दिखाना चाहता हूँ, तो क्या करूँगा, और कॉलम में दिखाना चाहता हूँ तो क्या करूँगा। तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे, देखो मैं यूज़ करूँगा फ्लेक्स बॉक्स का। फ्लेक्स बॉक्स बहुत ईज़ी चीज़ होती है, ठीक है। ओके, तो फ्लेक्स बॉक्स बनाने से पहले हम लोग ये समझेंगे कि फ्लेक्स बॉक्स में यूज़ क्या करने वाले हैं। हम लोग कार्ड का यूज़ करने वाले हैं, तो कार्ड ही बना लेते हैं पहले, ठीक है। तो इनको दे देते हैं हम लोग इंटरनल बॉक्स नाम से क्लास, सॉरी, ठीक है। इंटरनल बॉक्स हो गया ये, और इस पे हम लोग, और एक और तरीका है जिससे आप बहुत इजीली डिप बना सकते हो, मैं आपको बता देता हूँ। वैसे तो मेरे बहुत सारे लोगों को पता होगा, ठीक है। सिंपल ऐसे कर सकते हो आप। तो इसको हटा देते हैं, वैसे तो अभी मेरे किसी काम की नहीं है ये चीज़, ठीक है। सो नाउ व्हाट वी हैव टू डू, हम लोगों ने 3 बॉक्सेस बना लिए, ठीक है। अब इसमें कुछ कुछ लिख देते हैं, 1 1 2 देन 3, ठीक है। अब इसको नाम दे देते हैं हम लोग एक्सटर्नल बॉक्सेस, ओके, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, पहले तो हमें इन बॉक्सेस को बनाना पड़ेगा, ये दिखें बॉक्स जैसे, ठीक है। तो क्या करेंगे, सीएसएस की फाइल में जाएंगे फटाफट, एक्सटर्नल बॉक्स नाम है तो इसको कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। अब देखो, मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ क्या है, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा आपको दिखाना चाहता हूँ कि कैसे बनेगा एक्सटर्नल बॉक्स में। सबसे पहले आपको करना क्या है, आपको एक्सटर्नल बॉक्स तो पहले छेड़ना ही नहीं था, पहले तो आपको कार्ड ही बनाने पड़ेंगे। तो पहले तो इंटरनल बॉक्स बनाते हैं हम लोग, डॉट, ठीक है। आपको दिख रहा है यहाँ पे 1 2 3 करके दिख रहा होगा। तो अब हम चाहते हैं कि इसको थोड़ा सा डिज़ाइन कर लिया जाए। डिज़ाइन करने के लिए सबसे पहले मैं क्या करूँगा, मैं एक हाइट लूँगा, एक विड्थ लूँगा, ठीक है। तो हाइट आई थिंक 8 REM इज़ ओके। हाइट आप पिक्सल में, REM में, EMS किसी चीज़ में भी दे सकते हो, ठीक है। तो थोड़ा सा डिफरेंस होता है, दोनों अलग अलग तरह से काम करेंगे, सारे अलग अलग तरह से काम करेंगे, बट नॉट अ प्रॉब्लम। तो मैंने एक स्क्वायर कार्ड बनाया, ठीक है। मार्जिन, या मार्जिन आप, मार्जिन का मतलब होता है आप एक्सटर्नली कितना स्पेस लेना चाहते हो, पैडिंग का मतलब है आप इंटरनली कितना स्पेस देना चाहते हो। एक्सटर्नली स्पेस लेने से मतलब है एक दूसरे से, दो कार्ड्स को साथ में रखूंगा तो मार्जिन देने से वो दो कार्ड्स अलग होंगे। एक कार्ड के अंदर अगर मैंने कुछ कंटेंट लिख रखा है तो पैडिंग देने से वो कंटेंट उस कार्ड के चारों सराउंडिंग से दूर होगा, सिंपल चीज़ है। और आपस में तो दूर हो गई, ठीक है। अब देखो क्या है, मैंने मार्जिन अगर दे दिया मान लो एक नहीं 3 REM का, पैडिंग आपको देना है मान लो 3 REM का, आपने पैडिंग भी दे दी, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। उसके बाद हाँ, बॉर्डर एक चीज़ होती है, बॉर्डर का मतलब होता है जो आपका कंटेंट है ना उसके किनारे 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 कुछ लाइन सी बन जाएगी, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड दिस इज अ बॉर्डर और नॉट, ओके। एंड ऑफ द कार्ड, ठीक है। इंटरनल बॉक्स की स्पेलिंग तो सही है, ओके। नाउ आई थिंक आई हैव क्रिएटेड समथिंग वेरी गुड, तो दिस इज हाउ आई मेड द कार्ड। अब 8 REM की हाइट ज़्यादा है, विड्थ ज़्यादा है, आपको समझ में आ गया, आपको थोड़ा कम करना पड़ेगा। और कैसे कम करना है देख लो। मैंने क्या किया, मैंने क्या गलती करी है कि मैंने 8 REM की हाइट भी दे रखी है, विड्थ भी दे रखी है, कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं इसको 4 4 कर सकता हूँ, कर दी, ठीक है। इसको भी 4 करता हूँ, लेकिन फिर प्रॉब्लम क्या है कि मैंने पैडिंग और मार्जिन बहुत ज़्यादा दे रखी है, 3 3 REM की। मैं इसको कम कर देता हूँ, 1 एंड देन 1, सिंपल। अब क्या है कि मैं अगर आपको दिखाऊं, तो दिस इज हाउ माई कार्ड्स आर लुकिंग राइट नाउ, सिंपल, बहुत इजी है। तो अब मेरे पास तीनों कार्ड्स आई कैन सी। अब इसको और थोड़ा छोटा करते हैं, ठीक है, जिससे आपको समझ में आए कि मैं करना क्या चाहता हूँ। तो आपको हाइट, विड्थ, मार्जिन, पैडिंग और बॉर्डर समझ में आए कि क्या आप, व्हाट आई नीड टू डू,
अब मुझे चाहिए कि मैं ये जो फ्लेक्स बॉक्स बनाने वाला हूँ, फ्लेक्स बॉक्स हमेशा मैं एक्सटर्नली बनाऊंगा, ठीक है, अलाइन वगैरह करूंगा, जस्टिफाई करूंगा, सब कुछ करूंगा, तो मैं एक्सटर्नली करूंगा। देखो कैसे करूंगा। मैंने एक इंटरनल बॉक्स बनाया, उसमें मैंने कार्ड्स बना दिए 3, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, मैं चाहता हूँ कि ये जो कार्ड्स हैं ये रिस्पॉन्सिव भी हों, ठीक है, और एक रो में दिखें। क्या करूंगा, मैं फ्लेक्स बॉक्स बना दूंगा, सिंपल, डॉट एक्सटर्नल बॉक्स था। अब इसमें बहुत सारी चीजें पहले से आ गई, तो मैं इसको हटा ही देता हूँ, हटा दी, ठीक है। अब देखो क्या है कि मैं चाहता हूँ कि इसका जो डिस्प्ले है वो पहले तो फ्लेक्स हो जाए, क्योंकि मैं फ्लेक्स बॉक्स बना रहा हूँ, तो सिंपल है, फ्लेक्स हो जाए, ठीक है। देन मैं चाहता हूँ कि इसकी कुछ हाइट रहे, एक सर्टेन हाइट रहे, उसी तक हो। तो मैंने इसकी हाइट दे दी, मान लो मैंने नीचे वाले की हाइट अगर 4 REM दे रखी है, तो ऊपर वाले की मैं हाइट 6 REM तो दूंगा कम से कम, सो दैट इट कैन फिक्स, ठीक है। और विड्थ, विड्थ तो तीनों के हिसाब से देनी पड़ेगी मुझको। तो विड्थ को मैं क्या करूंगा, विड्थ को मैं दूंगा रिस्पॉन्सिव रखने के लिए हमेशा 100%, ठीक है, हमेशा। वैसे तो आप मिन हाइट और मिड विड्थ का यूज करना हमेशा भी, ठीक है, लेकिन अभी के लिए आप इसको कर सकते हो यूज। अब मैं बैकग्राउंड कलर देना चाहूंगा इसको, हाँ सही सजेस्ट कर रहा है वैसे तो बैकग्राउंड कलर मैं दे दूंगा इसको लाइट ग्रे, इज ओके फॉर मी, ओके। अब मैं क्या दूंगा, फ्लेक्स रैप। फ्लेक्स रैप क्या करेगा, ये पूरे जितने भी फ्लेक्स के कंटेंट है ना उनको आपस में बांध के रखेगा, सिंपल है। फ्लेक्स रैप मैंने दे दिया और इसको मैं करूंगा रैप, सिंपल, ठीक है। अब रैप करते ही क्या हुआ, देखो मैंने जो कंटेंट नीचे वाला दिया था वो छोटा बड़ा नहीं हो रहा। अभी तक क्या हो रहा था कि ये छोटे बड़े हो रहे थे, ठीक है, बट ये नहीं हो रहा है। अब नॉर्मल चल रहा है जो चल रहा है, ठीक है। अब जो मैंने हाइट दे रखी है वो हाइट के हिसाब से ही चल रहा है, वो 6 REM ही है। अब मैं क्या करूंगा, इसको मिन हाइट देके क्या करूंगा, इसका काम बराबर कर दूंगा, ठीक है। मेन हाइट 6 REM है, इतना तो कम से कम रहे, लेकिन बाकी में ये मेरे कंटेंट को तो पूरा भरे, ठीक है। मेन हाइट देके मैंने क्या किया कि 6 REM तो कम से कम रहेगा, लेकिन अगर फॉन्ट अगर आपका डिस्प्ले चेंज होता है, साइज चेंज होता है, तो वो आपके पूरे कंटेंट को अपने अंदर रखेगा। अभी के लिए एक बॉर्डर और लगाता हूँ, जिससे आपको और इजीली समझ में आए कि मैं करना क्या चाह रहा हूँ यहाँ पे। बॉर्डर इज लाइक 2 पिक्सल, इसका भी रख लेते हैं, और सॉलिड ब्लू इज ओके, ओके, एवरीथिंग इज फाइन राइट नाउ। अब आपको सब कुछ सामने दिख रहा है, सब कुछ इजी है। फ्लेक्स रैप कर दिया मैंने, फ्लेक्स हाइड कर दी। अब मैं क्या कर सकता हूँ इसके साथ, अब मैं कर सकता हूँ फ्लेक्स, फ्लेक्स डायरेक्शन। फ्लेक्स डायरेक्शन का क्या मतलब है कि रो यानी ऐसे दिखना, और अभी जैसे दिख रहा है इसको कॉलम कहते हैं, ठीक है। तो फ्लेक्स डायरेक्शन में रो करता हूँ, कोई चेंज नहीं दिखेगा, दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, क्योंकि जगह ही नहीं है इसके पास। अभी इसके पास जगह बनाते हैं, सीधा मैजिक ये होता है। अगर आपने रो दे रखा है तो इसको अगर स्क्रीन मिलेगी तो ये रो जितनी ही दिख खुलेगा, लेकिन अगर स्क्रीन नहीं मिला जैसे पहले था, तो ये नहीं खुलेगा उतना, ये अपने एक स्पेस में ही रहेगा। तो दिस इज हाउ द फ्लेक्स वर्क्स। और मैंने जो फ्लेक्स को विड्थ 100% दी थी ना, वो देखो अभी भी विड्थ 100% ही है। अब मैं ये चाहता हूँ कि ये बहुत उधर उधर को भाग रहा है ना, एक साइड को भाग रहे हैं तीनों। इसको थोड़ा सही करते हैं। इसको सही करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले तो इसको सही करना पड़ेगा जो हम लोगों ने बिगाड़ लिया है हिसाब किताब। ओके, इसको पहले तो फुल फुल पे रहने देते हैं, इसको भी फुल ही करते हैं, सो दैट हम लोग पूरा देख सकें कि क्या है क्या नहीं। अब देखो एक्सटर्नल बॉक्स में हम लोगों ने अभी तक क्या किया, फ्लेक्स की डायरेक्शन बता दी, सब कुछ बता दिया। अब फ्लेक्स के बारे में हम लोग एक और चीज़ जानते हैं कि इसके अंदर की चीज़ों को आप अलाइन और जस्टिफाई कर सकते हो। जस्टिफाई कैसे करोगे, जस्टिफाई कंटेंट, सेंटर में ला दूंगा मैं, अलाइन सेंटर में ला दूंगा मैं, सेंटर में ला दिया। अब देखो कैसे दिख रहा होगा, सिंपल, दोनों तरह से देखो, इस सेंटर में है, अलाइन भी सेंटर है और जस्टिफाई भी सेंटर ही है, ठीक है। तो ये दिस इज हाउ सी एस एस फ्लेक्स बॉक्स वर्क्स। बहुत सारे और ऑप्शंस हैं, आप डालोगे जस्टिफाई कंटेंट में, अगर आप सेंटर हटा दो तो आपके पास क्या क्या ऑप्शंस है। आपके पास बेस लाइन है नीचे से, सेंटर है, एंड है इस साइड को, फर्स्ट बेस लाइन है, ठीक है। उसके बाद फ्लेक्स स्टार्ट, फ्लेक्स एंड, सब कुछ है आपके पास। तो इसको आप कभी भी यूज कर सकते हो जब चाहो तब। सेंटर इसको रखते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन होता है कि किसी भी कंटेंट को सेंटर कैसे किया जाता है सीएसएस में। दिस इज द वन ऑफ द वे। चलो, अभी हम लोगों ने काफ़ी कुछ सीख लिया
CSS फ्लेक्स बॉक्स के बारे में। तो फ्लेक्स बॉक्स अगर आपको कभी बनाना है तो आप इस तरीके से बना सकते हो, बहुत ईजी होता है। नेक्स्ट वी हैव ग्रिड। अभी तक हम लोगों ने क्या देखा, हम लोगों ने फ्लेक्स बॉक्स देख रखा है, तो आप ग्रिड के बारे में जानते हैं। थोड़ा सा ग्रिड के बारे में जानने से पहले हम लोग को एक और डिव बनानी पड़ेगी। जैसे फ्लेक्स के लिए हम लोगों ने एक डिव बनाई थी, ये वाली, तो एक और डिव बनाते हैं हम लोग ग्रिड के लिए। देखो ग्रिड, लोग काफी ऑफन अगर फ्लेक्स बॉक्स सीख लेते हैं तो दे डोंट फील द नीड ऑफ लर्निंग ग्रिड, बट ऐसा नहीं है। दोनों के अलग अलग यूज केसेस हैं, आप दोनों को अलग अलग तरह से यूज कर सकते हो, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा सा ग्रिड के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि ग्रिड इज अ इम्पॉर्टेंट टॉपिक एज वेल, ठीक है। डिव बनाया हम लोगों ने एक, ठीक है, और उसके अंदर फिर से हम लोग डिव डॉट कंटेंट डिव कर देते हैं इसको, इफ इट इज ओके, या इट इज ओके। अंदर डालेंगे ए, देन वी हैव कंटेंट कंटेनर, सॉरी, या कंटेनर। सिंपल, जो काम हमने ऊपर किया था एक्सटर्नल बॉक्स इंटरनल बॉक्स के साथ, यहाँ भी कर दिया कंटेनर और कंटेंट के साथ, ठीक है। अब लेकिन हाँ, ग्रिड में अगर हम लोग कभी भी जाते हैं तो हम लोग को थोड़े से डिव ज़्यादा बनाने चाहिए अंदर, ताकि हम उसको और अच्छे से समझ सकें कि हम करना क्या चाहते हैं। क्योंकि यहाँ हमने 3 बनाया, अभी मैं चाहता हूँ कि उसको मैं कम से कम 9 बनाऊँ। ओके, सिंपल है। हम लोगों ने क्या किया, 9 कंटेनर्स बना दिए, एक कंटेनर के अंदर 9 कंटेंट बना दिया, सिंपल। अब हम क्या करेंगे कि इस पर्टिकुलर कार्ड को डिज़ाइन करेंगे, ठीक है। इसको बंद करेंगे पहले, फिर डिज़ाइन करेंगे। वापस आते हैं यहाँ पे, इसमें क्या नाम था, कंटेंट। कॉपी पेस्ट इसलिए करता हूँ क्योंकि मेरी स्पेलिंग्स कभी भी गलत हो सकती है, नॉट अ प्रॉब्लम, मतलब प्रॉब्लम है, मैं इसको प्रॉब्लम कंसीडर नहीं करता, ठीक है। अब हमारे पास जो भी कंटेंट था, हम इसको फटाफट से क्या करेंगे, प्रॉपर एक कार्ड बना लेंगे, छोटे छोटे कार्ड बनाएंगे, ठीक है। हाइट के लिए इट इज ऑटो, कोई मेन हाइट नहीं दूंगा इसमें क्योंकि मेरे को थोड़ा सा काम है इसमें, ठीक है। विड्थ के लिए इट विल बी ऑटो एज वेल, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। और उसके बाद बैकग्राउंड कलर, कलर हंट पे जाते हैं फटाफट, और मेरे को चाहिए क्या है, बैकग्राउंड कलर एंड ऑल। हाइट हो गया, width हो गया, तो मैं 100% करता हूँ इसको, जितनी स्पेस मिले उतनी ले, ठीक है। बैकग्राउंड कलर हो गया, हाइट हो गया, और मार्जिन पैडिंग दे देते हैं। मार्जिन आई थिंक 1 REM इज ओके। REM की मार्जिन कैसे दे सकते हैं उतना बड़ा, छोड़ दो, इसको भी छोड़ दो, पैडिंग दे देता हूँ खाली। इतनी तो रहे यार, सिंपल। कंटेंट हमने बना दिया, अब हमें कंटेनर डिजाइन करना है ग्रिड के हिसाब से। तो अभी तक हम क्या कर रहे थे, हम तो भाई सिंपल यूज कर रहे थे फ्लेक्स बॉक्स का, तो वहां पे हम लोगों ने कंटेनर को डिजाइन दे दिया। अब हम क्या करेंगे, हम यूज करेंगे ग्रिड का। ग्रिड को कैसे डिजाइन देते हो, ग्रिड को डिजाइन देने के लिए आपको कुछ भी नहीं करना है, बहुत बेसिक चीज होती है। वहां पे डिस्प्ले फ्लेक्स था, यहाँ पे डिस्प्ले ग्रिड हो जाएगा, ठीक है। ये देखो, अब ग्रिड में क्या होता है, ग्रिड आप समझो कि इट इज लाइक अ टेबुलर फॉर्म, ठीक है। अब ग्रिड में आप कैसे बनाते हो कि आप एक, आपने एक टेबल ली, उसके अंदर आपने टेबल बनाई, ठीक है। एक बड़ी सी चार्ट लिया, उसके अंदर टेबल बनाया, एक पूरी सीधी लाइन, उसके अंदर लाइन 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 लाइन। तो आपने क्या किया, आपने कॉलम्स बनाए एंड देन रोज। आपने स्प्रेडशीट का यूज किया ना, तो वो पूरी ग्रिड ही होती है बेसिकली। तो वहां पे भी आप जैसे ग्रिड बनाते थे ना, कॉलम्स एंड रोज, यहाँ भी आप कॉलम्स एंड रोज का यूज करोगे। अब मैं क्या करूंगा, मैंने ग्रिड बना लिया, तो मैं क्या करूंगा, मैं कॉलम्स बनाऊंगा, ठीक है। मैंने कॉलम कैसे बनाने, ग्रिड, ठीक है, देन टेम्पलेट, कॉलम्स आ गया। अब मैं क्या करूंगा, हर कॉलम को अलग अलग देने के बजाय मैं क्या करूंगा कि मैं रिपीट का यूज कर सकता हूँ, ठीक है। अभी के लिए तो मैं रिपीट का यूज कर सकता हूँ, बट शुरुआत में मैं आपको बता देता हूँ कि जितने आपको कॉलम देने होते हैं ना, उतने के बारे में आप चीज़ें लिखोगे, ठीक है। जैसे मान लो मैं यहाँ पे 9 बनाया था ना, मैंने 9 कॉलम दूंगा, तो मैं क्या करूंगा, 9 कॉलम के लिए मैं 3 REM ईच,
स्पेस दे दूंगा, दे दिया। दैट इज व्हाट वी डू, सिंपल है। अब कॉलम्स बना ली आपने, कॉलम्स बना ली, अब आपको रो बनानी है। रो कैसे बनानी है? ग्रिड, ठीक है। अब मेरे को ग्रिड भी मान लो मेरे को 3 REM की बनानी, कोई दिक्कत नहीं। अब अगर मैं इतने पे छोड़ दूँ तो 2 का बन जाएगा रो, ठीक है, बट मैं चाहता हूँ कि 3 की बने, ठीक है। 3 REM, ओके, वेरी इजी। अब गैप, हाँ, एक ग्रिड में जैसे आपने रो और कॉलम के इंटरसेक्शन से क्या बनता है? एक सेल बनता है ना, उस सेल के बीच में गैप कितना होना चाहिए, वो गैप आप इससे दे सकते हो, ठीक है। वैसे तो सजेशन आना बहुत अच्छी बात होती है, कभी कभी मैंने आपको एक अच्छी चीज बता दी। सो लेट्स सी व्हाट हैपन। अब मैंने जितने भी कंटेनर से ग्रिड बना दिया, 3 REM सब कुछ बेसिकली दे दिया, ठीक है। अब मेरे पास क्या होगा? मेरे पास इस तरह की ग्रिड बन गई, ठीक है। ग्रिड कैसी बनी? सिंपल। आपको क्या दिख रहा है? आपको अगर मैं ग्रिड हटा दूं अभी, अगर मैं इस पूरे कोड को हटा देता हूँ, तो कैसा दिख रहा था वो भी दिखा देता हूँ। इट विल बी लाइक दिस ओनली, क्योंकि मैंने बैकग्राउंड कलर वगैरह तो दे ही रखा है ना। अब यहाँ पे क्या है? यहाँ पे आपको सब कुछ सीधा दिख रहा है, बट एक ग्रिड लगाने से क्या हुआ? ग्रिड लगाने से आप इसको बेसिकली चेंज कर सकते हो, उसकी जैसा वो दिख रहा है वैसा। अब सबसे बड़ी चीज कि ग्रिड का यूज कैसे करते हैं, देखो। कभी भी अगर मैं चाहूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल गैप 1 REM की जगह थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, उसको हटा ही देता हूँ, कोई दिक्कत की बात नहीं है। गैप लगाने से अच्छा मैं ऊपर बॉर्डर लगा सकता हूँ, सो दैट बेटर अंडरस्टैंडिंग बन जाए। वैसे तो आप गैप का यूज़ करो, मैं कभी भी ये नहीं कहूँगा कि आप गैप का यूज़ मत करो, बट बॉर्डर का यूज़ भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं होती, ठीक है। अब देखो क्या हुआ। अब इसको पूरी जो सिमिलर हाइट मिली थी, जहाँ भी इसको हाइट मिल रही है, उसमें से इसने उतना डिवाइड कर लिया जितना मैंने इसको दिया था, ठीक है। अब मैंने ग्रिड में क्या क्या दिया था? 3 पिक्सल, 3 REM, 3 REM, और ये भी 3 REM होता, बट इसके पास हाइट, मतलब व्हाट टू से, विड्थ ज़्यादा है और नीचे वाले के पास हाइट ज़्यादा है, तो 3 REM उसने वहां तक बांटा जहां तक इसको 3 REM की नीड थी। उसके बाद जितना बचा उसने लास्ट वाले को दे दिया। सिंपल, यही किया है मैंने। मैं चाहूँ तो ग्रिड की साइज चेंज कर सकता हूँ, कैसे? अगर मैं कॉलम में कोई चेंज करूंगा तो दैट वुड चेंज इट्स विड्थ, और रो में चेंज करूंगा तो दैट वुड चेंज इट्स हाइट, ठीक है, सिंपल है। तो मैंने जो सेकंड नंबर पे रो की हाइट चेंज की है ना, तो देखो सेकंड नंबर पे ही ये चीज चेंज हुई, ठीक है। अब मैं चाहूँ कि मैं विड्थ चेंज कर दूं, वो भी थर्ड नंबर वाले की, तो आई कैन डू इजिली, ठीक है। देखो क्या हुआ, हो रहा है ना। तो दिस इज हाउ एवरीथिंग वर्क्स। सो इसमें और भी चीज़ें हैं जो हम लोग चेंज कर सकते हैं। देखो कैसे, अगर मैं चाहूँ कि मैं किसी पर्टिकुलर ग्रिड को एक अलग साइज दे दूँ, या फिर किसी पर्टिकुलर बॉक्स को एक अलग साइज दे दूँ, तो वो भी मैं कर सकता हूँ। देखो कैसे, अगर मैं वापस इस पे आता हूँ एंड आई वांट कि इस डी को या फिर इस ए को एक बड़ा साइज मिले, तो मैं क्या करूँगा? कंटेंट 1 करके क्लास बना लूंगा, और इसको कॉपी एंड देन आई विल कम हेयर, पेस्ट करके। एक चीज़ रह गई, ओके, तो एवरीथिंग फाइन नाउ, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा कि ये वाली जो चीजें हैं ये तो उसको दूंगा ही, ताकि सिमिलर तो दिखे, कम से कम अलग तो ना दिखे, दे दी। अब मैं क्या करूंगा कि मैं चाहता हूं कि ये जो ग्रिड है, ये वाला जो ए वाला कंटेनर है, ये थोड़ा सा वाइडर दिखे, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा? मैं इसको ज्यादा रोज दे दूंगा, ठीक है। या फिर अगर वाइडर दिखना है तो ज्यादा कॉलम्स दूंगा, सॉरी। ये देखो एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन का पार्ट होता है। तो अगर मेरे को इस पर्टिकुलर एक डिव को या फिर इस बॉक्स को एक बड़ा साइज देना है, वाइडर साइज देना है, तो मैं क्या करूंगा? इसको कॉलम्स ज्यादा दे दूंगा, ठीक है। इसको एक स्टार्ट कॉलम दूंगा और एक एंड कॉलम दूंगा। कैसे? ग्रिड स्लैश कॉलम स्टार्ट, और वो क्या दूंगा मैं? 1 से स्टार्ट हो जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और कौन से कॉलम तक जाओ? ग्रिड, सॉरी सॉरी, हाँ सही है, कॉलम एंड करूंगा। एंड कहाँ तक करूंगा? मैं 3 तक कर दूंगा, ठीक है। अब 3 तक करूंगा तो क्या होगा? देखो, देख ही लेते हैं ना, सब कुछ सामने ही होगा, ठीक। बाकी एक कहाँ चला गया? एक सरक गया नीचे, ए एंड देन बी। कहाँ पे खत्म हुआ? 1 और 2। थर्ड वाला नहीं लेगा, क्योंकि
आप जानते हो कभी भी लूप चलाओगे या फिर कभी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जाओगे तो जो नंबर आप लिखते हो उससे एक पहले चलेगा। तो ये 2 तक इसने पूरा स्पेस ले लिया, 3 पे आ गया, ये एंड हो चुका है, 3 पे नया नंबर आ चुका है। अगर मैं इसे 3 ना करूँ देन, और अगर मैं इसको एक ऐसा नंबर दूँ जो है ही नहीं, फिर क्या होगा? कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि 4 से पहले तक तो ये आएगा ही ना, ठीक है? सो दिस इज़ हाउ इट वर्क्स। अब मैं चाहता हूँ कि इसका एक रो भी बढ़ा ले ये, अपने आप को थोड़ा-सा एक रो का भी कब्ज़ा कर ले, तो कैसे करेगा? देखो, सिंपल है, जो चीज़ वहाँ की वो यही, ग्रिड रो स्टार्ट 1 से स्टार्ट हो जा भाई, और ग्रिड रो, ठीक है? वो कहाँ तक हो? 4 तक कर ले वो भी, ठीक है? तो एक बड़ा सा एक ए का कार्ड बन जाएगा, ठीक है? देखो कैसे, सिंपल। इसने अपनी जगह बढ़ा ली मुकाबले बाकी के अलग डिव से, ठीक है? तो दिस इज हाउ द ग्रिड वर्क्स। अगर आप चाहो तो आप ग्रिड को चेंज भी कर सकते हो। अगर ये डी वाली जो डिव है ना, इसको अगर मैं दूसरा नाम दूं और ग्रिड रो, कोई और रो दे दूं, तो ये उस रो में चला जाएगा चुपचाप और उसकी जगह रिप्लेस हो जाएगी। तो दिस इज हाउ ग्रिड वर्क्स, दिस इज हाउ फ्लेक्स बॉक्स वर्क्स, दिस इज हाउ सीएसएस वर्क्स। तो अब थोड़ी सी चीजें और दिखाता हूँ मैं आपको। अब मैं चाहूँ तो मैं पूरी बॉडी पे भी एक सिंपल सा सीएसएस लगा सकता हूँ। देखो कैसे, बॉडी टैग होती है, ठीक है? बॉडी टैग में मैं क्या करूँगा कि बॉडी टैग कोई फ्लेक्स बॉक्स बना के देखें, करते हैं, डिस्प्ले फ्लेक्स कर देते हैं इसको भी, कुछ चीज़ें मार्जिन जीरो और ये सब करते, मार्क करने के बाद करते हैं वैसे, एम जीरो दैट इज ओके, पी जीरो दैट इज ओके टू, ठीक है? हर चीज़ सेंटर में कर देते हैं, जी सी सी एंड ए आई सी, देखते हैं कुछ हुआ या नहीं हुआ। आ, बहुत कुछ ज़्यादा हो गया, तो इसको ठीक कर सकते हैं हम लोग चाहे तो। फ्लेक्स रैप कर देते हैं पहले तो, ठीक है? और फ्लेक्स डायरेक्शन को सिंपल कॉलम कर सकते हैं, इट फिक्सेस। सही बात बताऊं तो सीएसएस बहुत ज़्यादा बोरिंग चीज़ होती है, लेकिन फिक्स कर दिया इसने सब कुछ, मतलब मेरे हिसाब से फिक्स कर दिया। ये फिक्सिंग आपके हिसाब से हो या ना हो, नॉट अ प्रॉब्लम, बट आप अपनी साइड से भी कर सकते हो ये सारी चीज़ें। आप देखो, अगर मैं बीजी कलर लगाना चाहूँ तो मैं आपको ग्रेडियंट के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ, बट चलो देखते हैं लीनियर ग्रेडियंट। अच्छा हाँ, वो बैकग्राउंड इमेज में होता है ना, ठीक है? अब यहाँ पे आपको टू बॉटम या फिर टू, अब कलर देने पड़ेंगे अलग अलग। मैं दूंगा रेड और ब्लू, तो हुआ क्या देखते हैं। अरे हाँ, ओके, छोटी सी गलती, पता नहीं ये गलती सॉल्व कर पाएगी कि नहीं मेरे एरर को। हाँ, कर दिया। तो ग्रेडियंट एक बहुत बेसिक चीज़ है, सबको ही आती होगी, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। अब तो दिस इज हाउ CSS works. That's it for now. प्लीज़ डू कमेंट योर जिफ्ट स्कोर टुडे, ठीक है? आपने जिफ्ट में क्या क्या चीज़ें प्रैक्टिस कर ली हैं, और अपना जिफ्ट, द जिफ्ट कार्ड बहुत स्ट्रॉन्ग बना के रखो, बहुत अच्छे से उस पर काम करते रहो, सो दैट यू कैन गेट अ गुड जॉब, ठीक है? और यहाँ पे जो भी चीज़ सीख रहे हो उसका एक प्रूफ ऑफ वर्क बना के रखो, ठीक है? आफ्टर दैट वी विल बी वर्किंग ऑन टेलविंड सीएसएस। टेलविंड सीएसएस क्या होती है कि हाउ द सीएसएस फ्रेमवर्क मेक इट ईजी, हम लोग इस पे काम करेंगे। और टेलविंड सीएसएस पूरी होने के बाद हम क्या करेंगे, हम जावास्क्रिप्ट पे जाएंगे और वहां से प्रोजेक्ट स्टार्ट करेंगे। सो थैंक यू, दैट्स इट फॉर टुडे।